प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चे और बच्चियां ध्यान देंगे। इसके पहले वाले रुधिर परिसंचरण के पार्ट में हमने नीट संबंधी और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षा संबंधी बहुत सारे चीज़ों को कम समय में अच्छा चीज़ हमने दिया है। आज की वीडियो में ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का थक्का बनना, कैसे रुधिर थक्का बनता है। हालांकि कंपटीशन में नीट से संबंधी या मेडिकल के संबंधी परीक्षाओं में ये कुछ तथ्य हम देंगे कि आपको काम दे। सर्वप्रथम होवेल महोदय ने रुधिर के थक्का बनने का खोज किया था। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि रुधिर थक्का बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए कोई आदमी गिरा, चोट लग गया, कट गया, लगा खून में बहने, उसको धई धई दबा रहा है, तब तक खून में नहीं बंद हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सारा खून बह जाता है एक्सीडेंट वगैरह में, उसके बाद से आदमी मर जाता है। अब बताइए ना। तो ये देखा गया कि कुछ लोगों में विटामिन के की कमी होने से ब्लड में थक्का नहीं बनता है? और कभी कभी तो ऐसा आ जाता है कि विटामिन के की कमी हो गई, अब पता ही चला कि चोट लगा है और उसका खून में नहीं बंद हो रहा है, तो इसमें एक प्रकार से वंशागत रोग भी माना जाता है। इसको हीमोफीलिया रोग कहते हैं, कि जो प्रसुप्त जीन होते हैं, माता पिता से जब पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे में चले जाते हैं ना, तो उसको जब चोट लगता है या कट जाता है तो उसका समझिए कि ब्लड थक्का में नहीं बनता है, तो एक प्रकार से ब्लीडर रोग हो जाता है। देखिएगा, कंपटीशन में पूछ लेता है ब्लीडर रोग है, यानी खून में बहेगा, वो थक्का में नहीं बनेगा तो मर ही जाएगा है? लेकिन होवेल ने देखिए कैसे इसको बताया कि हमारे चोट लगे स्थान पर हम ऐसे दबा देते हैं तब ये खून बंद हो जाता है। 2-4 मिनट दबे रहिए ना, तो देखिए ना खून बंद हो जाता है। तो उन्होंने इसको कैसे बताया, देखिए। चोट लगता है जिस स्थान पर, तो उस स्थान की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। लिपोप्रोटीन्स, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सब वो आसपास के कोशिकाओं में जो उपस्थित रहते हैं। अब क्या होता है कि जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है ना, अब वो भी स्रावित होने लगता है। और रुधिर प्लेटलेट्स में क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को स्राव कर देता है। अब जब थ्रोम्बोप्लास्टिन स्राव हुआ और वायु के संपर्क में आया, तब तक हमारा जो प्लाज्मा होता है वो भी स्राव कर देता है कैल्शियम को। अब ये दोनों लोग मिलकर के ना फाइब्रिनेज इंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज इंजाइम बना देते हैं। अब देखिए, ये तो पहला चरण में हुआ, यानी कि 3 फेज में होवेल महोदय ने बताया था थक्का बनना। ये देखिए, ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में क्या बन गया, चोट लगे स्थान पर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन स्राव किया, फिर प्लाज्मा हमारा क्या स्राव कर दिया, प्लाज्मा से कैल्शियम स्राव हो गया। दोनों लोग मिल गए और दोनों मिल करके एक नया चीज बना दिए, क्या, प्रोथ्रोम्बिनेज इंजाइम बना दिए हैं। अब यही देखिए दूसरे चरण में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज जो पहला बना है ना, वही आ करके यहां पर कैल्शियम, जो प्लाज्मा का कैल्शियम है, फिर उससे मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो क्या करता है, हमारे ब्लड के नलिका में जो हिपैरिन होता है ना, उसको निष्क्रिय कर देता है। जब तक उसको निष्क्रिय नहीं करेगा तब तक इसका बुद्धिया नहीं काम करेगा। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हिपैरिन को निष्क्रिय किया, तब तक हमारे जो ब्लडवा प्रोटीन में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, तो फैक्टर, देखिएगा, ये फैक्टर 7 की उपस्थिति में ये तेजी से ये दोनों लोग क्रिया कर देते हैं। क्रिया करने के बाद से तब जा करके सक्रिय थ्रोम्बिन बनाता है। ये देखिए, एक्टिवेशनल थ्रोम्बिन प्रोटीन्स बन गए। अब जब सक्रिय थ्रोम्बिन बन गया तो तीसरे फेज में आते हैं। तीसरे फेज में देखिए, अब यही थ्रोम्बिन क्या करता है, एक एंजाइम की भांति काम करता है। किसका, एंजाइम्स की भांति काम करता है। और एंजाइम्स की भांति काम करता है तो जो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ना, तो उसको क्या करता है, फैक्टर 7 की उपस्थिति के साथ मिल करके तत्काल
अघुलनशील प्रोटीन में, अम्लीय प्रोटीन में बदल देता है। और जैसे अघुलनशील प्रोटीन में बना, अब बनने के बाद से ना पतले पतले रेशे उसमें बन जाते हैं, पतले पतले फाइबर बन जाते हैं, अब मार जाली बना देते हैं चोट लगे स्थान पर। अब ब्लड जाता है ना तो वही बह करके ससुरा उसी में अझुरा करके थकच्चा बन जाता है, मार चिपड़िया जाता है, तरे ऊपर ऊपर नीचे वही आकर लिपट जाता है, उसी में उलझ जाता है। अब देखिए ना, चोट लगे स्थान पर तो 1-2 मिनट में उलझ गया, 3-4 मिनट के बाद अब जान लीजिए कि वहां थक्का बनिए गया। इस प्रकार से ब्लड का थक्का बनता है। अब देखिए क्या होता है, ब्लड बैंक में अगर कहीं ब्लड थक्का बन गया तब तो आदमी मोरिए जाएगा। जब उसको रुधिर नहीं मिलेगा तो कहां से ब्लड चढ़ेगा। तो ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं, ब्लड बैंक में जो सोडियम साइट्रेट देख रहे हैं ना, ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं, ब्लड में रखते समय सोडियम साइट्रेट मिला देते हैं या ऑक्सैलेट मिला देते हैं। मिला देने से क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है ना वो घुलनशील हो जाता है या टूट जाता है। और जैसे टूटा, अब उस ब्लड को उस ब्लड बैंक में लगभग 30 दिन तक रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, एक आदमी चाहे तो प्रत्येक माह 600 ml 1 यूनिट जो होता है ना वो ब्लड दे सकता है, लेकिन नहीं, धारा ऐसे नहीं। जब एक बार ब्लड आप निकलवाइए तो ब्लड पूरे बॉडी में रिफ्रेश हो जाता है, ब्लड कम नहीं होता है। लेकिन डॉक्टरों का मानना है ब्लड बैंक पे जाइएगा ना तो प्रत्येक माह में आपका ब्लड नहीं निकालेगा, हर 6 माह पर या 3 माह के बाद ही पर 1 यूनिट ब्लड निकालता है। याद रखिएगा, 600 ml ही ब्लड दिया जा सकता है एक बार में। दूसरा है, लड़ाई झगड़ा में क्या हुआ था, पहले जब युद्ध वगैरह होता था तो मार खून में बह जाता था, तो उस समय डेक्स्ट्रान को कृत्रिम प्लाज्मा के रूप में, देखिएगा, डेक्स्ट्रान को कृत्रिम प्लाज्मा के रूप में दिया गया था। लेकिन आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक पॉलीविनाइल से, याद रखिएगा, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन को कृत्रिम प्लाज्मा बना करके आज बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ब्लड ग्रुप में 4 तरह के होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ। ब्लड ग्रुप के साथ साथ ब्लड के अंदर ये प्लाज्मा प्रोटीन्स भी देखा था। प्लाज्मा प्रोटीन्स में एक चीज मैं बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन एंटीजन नामक प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, यह प्लाज्मा प्रोटीन एंटीजन के रूप में उन्होंने खोजा था। किस रूप में, ए और बी के रूप में। एंटीबॉडीज, यह भी प्लाज्मा प्रोटीन ये भी था। इनका नामकरण किया था उन्होंने ए और बी, ठीक, अल्फा बीटा सीक्वेंस के आधार पर। फिर ब्लड ग्रुप, जब उन्होंने देखा कि ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन और एंटीबॉडीज बी होता था, ठीक। अब आपको जीन क्रम भी यहां बता दें, ब्लड ग्रुप ए पर जीन क्रम देखिएगा, ए या ए पर ए बी, ए ओ, इसी से रुधिर वर्ग की वंशागत निकलता है। बी में देखा कि एंटीजन बी और एंटीबॉडीज ए। हमारे यहां लोगों में पाए जाने वाली संख्या, यानी लोगों की संख्या, किसकी संख्या, लोगों की संख्या, इस तरह के ग्रुप लोगों की संख्या जो उपस्थिति होती 24.5 के आसपास। अब बी में जो जीन पाया जाता था, बी
ऐसे करके या बी पर इस तरह से, इसी से निकाला जाता था। वंशागत इसी से निकाला जाता है। बी में ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी दोनों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है। ठीक, अनुपस्थित होता है और इनकी संख्या 7.5 की आसपास होती है। अब ए और बी पर जो जीन क्रम होता है ए और बी के नाम से होता है, इसी से वंशागत निकलता है। ओ ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होता है, जबकि एंटीबॉडीज जो होता है ए और बी दोनों रूप में, और 34.5 के आसपास ये लोगों में उपस्थिति होती है। और ओ ग्रुप पर जीन जो होता है ओ डबल ओ के विकल्प में। तो ब्लड ग्रुप के आधार पर यहां ये देखा जाए तो ए बी ग्रुप को सर्वग्राही और ओ को दाता कहते हैं, क्योंकि वो जो होता है ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए को दे सकता है। ए बी जो है ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। इस तरह से इनको सारे ग्रुपों से रुधिर लेने के नाते से इनको ए भी कहा जाता है, ग्राही, और सबको रुधिर ये दे सकता है, इस आधार पर इसे दाता कहा जाता है। अब बड़ी चीज यह है कि बर्नस्टीन महोदय ने रुधिर वंशागत का खोज किया था। बर्नस्टीन महोदय ने रुधिर वर्ग वंशागत का खोज किया था, और वंशागत के आधार पर इसका बहुत बड़ा ही महत्व होता है, खास करके इंटर के और कंपटीशन वगैरह में, कई तरह नेट वगैरह के कंपटीशन में इस पर कई तरह के आधारित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। चूंकि मुकदमे वगैरह घरेलू मुकदमे जो होते हैं, पारिवारिक मुकदमे जो होते हैं, तो उसमें इस वंशागत का उपयोग ज्यादा होता है। जैसे हम आपको एक चीज बता दें, जैसे मान लिया किसी गांव में कोई महिला, देखिएगा ये महिला ओ वर्ग की है और पुरुष ए बी वर्ग का है। अब देखिए ना, महिला ओ वर्ग की है और पुरुष जो है ए बी वर्ग का है, ठीक। और दोनों से बच्चे पैदा हो गए, एक ठो ना है, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, सपोज करिए कि 4 बच्चे हो गए, और 4 बच्चे लड़ाई कर दिए। किसके लिए? पारिवारिक धन दौलत वाला, देख रहे हैं आधुनिकता में ना। तो ये बच्चा लड़ाई कर दिया, और लड़ाई करने के बाद से बार बार अपने महतरिया के बपुए को बार बार परेशान करते रहते थे। कभी महतरिये से लड़ जाता था, कभी बपुए से लड़ जाता था, मार कपार फोड़ा, नचा हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, ये भी जिदिया गए, सब दोनों महतरिया बपुआ दोनों जिदिया गए, जो माता पिता है वो दोनों जिद में आ गए, और कह के हट, तू हमारा लड़का है ही नहीं, तू हमारे वंशज है ही नहीं, तुम्हारा तो रुधिर ग्रुप हम लोगों से मिलवे नहीं करता है। देखिए कैसे। अब महिला का जीन क्रम ओ, पिता का जीन क्रम क्या है, ए बी,
ऐसे में ये गैमेट्स, ये n गैमेट्स बनते हैं, यह भी n गैमेट्स, यह भी n गैमेट्स बने। अब देखिए, अब यह अर्धगैमेट इधर से पुरुष की तरफ से यह आ रहा है, तो ये हो गया AO, यानी कि रुधिर वर्ग क्या बन गया। इस प्रकार का जीन कहाँ है, ये देखिए, ये रुधिर वर्ग, यहां देखिए। फिर ये देखें B और O, यानी कि ऐसे अगर लिख देते हैं तब भी सही है, O और B लिख देते हैं तब भी सही है। तो यानी कि ये B रुधिर वर्ग हुआ। यहां देखिए O और ये, इसका मतलब ये रुधिर वर्ग, AO भी लिख सकते हैं, ये रुधिर वर्ग। अब देखिए यह भी क्या हो गया, O और B, यानी कि B रुधिर वर्ग। अब बताइए ना, द्वितीय रुधिर वर्ग के बच्चे में पैदा हुए A और B, बार बार इसी नाते गांव वाले दो चार लोग मजाकिये में कह दिए ना कि अरे धत तेरी माता पिता का तो रुधिर वर्ग वो है, अरे माता का वो है, तुम्हारे पिता का भी है, अब तुम चारों का जब रुधिर जांच हुआ तो माता पिता से तो मिलवे नहीं किया। तो इस तरह से ये चीजें आ जाती है इसी के आधार पर। इसी तरह से अगर पिता A वर्ग का हो, माता B वर्ग का हो, तो इनमें जो रुधिर ग्रुप वाले मल्टीपल एलिलिज्म के नाम से जाना जाता है। यह मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है कि अगर ये ग्रुप का पिता और B ग्रुप की माता, तो इनसे जब संतत होंगे ना, A ग्रुप के भी होंगे, B ग्रुप के भी होंगे, AB ग्रुप के भी होंगे और O ग्रुप के। अब बताइए A और B के माता पिता हैं और चारों ग्रुप के वो, तो ये होता क्या है, अगर A ग्रुप वाला बीमार है यह दे देगा, यह दे देगा, अब बाकी है दोनों ना, वो हॉस्पिटल के दरवाजे पर बैठ के लटक के मुंह लटका के रोएंगे। अगर माता बीमार पड़ गई है तो यह वो भी दे सकता है और B भी दे सकता है, ये दोनों बच्चे तब वहां हॉस्पिटल में मां का कोई सेवा नहीं कर सकते, रोते ही रह जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।